नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम भूगोल का अध्याय 4 कृषि शुरू कर चुके थे। हमने वीडियो नंबर लेक्चर 1 में बहुत कुछ जान लिया कि रबी फसलें क्या हैं, खरीफ क्या है, जायद क्या है, कब कौन सी उगाई जाती है, कब कौन सी काटी जाती है, कहाँ कहाँ उनको बोया जाता है, सभी कुछ जान लिया है। तो अब आज हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की ओर। और लेक्चर नंबर 2 में अब हम लोगों को जानना है मुख्य फसलों के बारे में कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें हैं जो मुख्य तौर पे उगाई जाती है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में भी कि हर देश की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो अलग है। कहीं पे क्या होता है, कृषि बहुत अच्छी होती है, कहीं पे पेट्रोल ज्यादा निकलता है, कहीं पे कुछ भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव संसाधन है, जैसे कि जापान है। तो उसी प्रकार से भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, भारत का जो सबसे पावरफुल पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चर है, वो कृषि है। कृषि पर ही पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे कि क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र होगा जब ही द्वितीय क्षेत्र काम कर पाएगा, द्वितीयक होगा तभी तृतीयक, तीनों इंटर रिलेटेड है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी कृषि कमजोर पड़ जाती है, अगर हमारी कृषि कमजोर पड़ जाती है, एग्रीकल्चर कमजोर पड़ जाता है, तो ये चिंता का विषय रहेगा, ये हमारे लिए एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि यहां पर उत्पादन का घटने का मतलब है उद्योग में उत्पादन घटना, और उद्योग में उत्पादन घट जाएगा तो फिर सेवाएं हम किसको देंगे। तो मतलब पूरी तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। पूरी तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो कृषि का होना और कृषि को बढ़ावा देना ये जरूरत भी है और समय की मांग भी है कि हम कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। और हम लोगों को किस प्रकार की फसलें उगानी चाहिए, क्या हमें वाणिज्य फसलें उगानी चाहिए या किस प्रकार की कृषि करनी चाहिए, वो हम लोग देख चुके हैं। अब आज जानते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। ये जितनों के भी नाम मैंने लिए ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबने इनके बारे में सुन भी रखा होगा, खा भी रखा होगा, और अब भी हम इनके बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ने वाले भी हैं। तो जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो चावल से करते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। मतलब भारत में अधिकांश जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो चावल को खाते हैं। खाद्यान्न का जो हमारे लिए सामान है वो चावल है। आप पश्चिम बंगाल की साइड जाएंगे, आप जब पूर्वी भारत की ओर तब आप लोग जाते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे लोग खाते भी। बंगाल के लोगों का तो फेमस खाना है मछली और चावल, फिश एंड राइस, तो वो बहुत फेमस है। और लोग मतलब वीकली है ना 2 या 3 बार, 2-3 बार क्या है, आप चावल खा ही लेते हैं। मैं एक बार का मेरा पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं उड़ीसा गया था। जब मैं उड़ीसा वहाँ पे गया, एक्चुअली हम लोगों को इतना चावल पसंद नहीं है, हमको इतना चावल पसंद नहीं है। तो हम जब उड़ीसा गए तो वहाँ पे एक दिन, हम दिन में दोपहर का समय था, हम रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ गए। तो उसने बोल दिया, बोला सर इतने इतने की प्लेट है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, जितने की भी। तो उसने क्या है, मैं चावल की प्लेट और उसके साथ 3 सब्जी सर्व कर दी, जिसमें एक पनीर की थी, एक दाल थी और एक और सब्जी थी। 3 सब्जी सर्व कर दी। तो हम वेट कर रहे थे कि मैं चपाती आएगी जैसे वेट होता था ना, करण अर्जुन आएंगे, तो मैंने सोचा चपाती भी आएगी, 100% आएगी। मैंने 3-3 सब्जी दिए तो चपाती तो देगा। चावल के साथ इन सब्जियों का क्या यूज है, ज्यादा से ज्यादा वे दाल चावल के साथ खा लेंगे, बाकी पनीर ये तो चपाती आएगी। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, वेटर आया। मैंने बोला, मैं यार भैया चपाती नहीं लाओगे क्या? बोले कौन सी चपाती? मैं चपाती यार, खाने वाली चपाती। बोले सर यहाँ ये चावल ही मिलता है आप चावल ही खाइए, ठीक है, चपाती का वेट मत करिए, चावल है। और चावल आपको और चाहिए तो और ले लेना, मना नहीं है, पर आप चावल ही खाओ। तो पूर्वी भारत में क्या है, बहुत से लोग चावल खाते हैं, उनका मतलब सुबह शाम उनका जीवन ही चावल पे बिता हुआ है। तो इस प्रकार से अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। सबसे पहले नंबर पर उत्पादक कौन है? चीन है। उत्पादक का मतलब कौन है? जो प्रोड्यूसर कर रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा तो जो उत्पादन करता है चाइना करता है, और उसके बाद भारत कर रहा है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। खरीफ की फसल है,
खरीफ की फसल होने का मतलब क्या है, मानसून का जब आगमन होगा तब उगाई जाएगी। मानसून का आगमन का मतलब है जब बारिश का मौसम होगा तब उगाई जाएगी। तो खरीफ की फसल है, बारिश के मौसम में उगाई जाएगी और सर्दी के मौसम में अक्टूबर दिसंबर के बीच में इसका कटाई होगी। उसने बोला तापमान उच्च होना चाहिए, तो उच्च तापमान होगा तभी तो बारिश होगी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तभी क्या होगा, पानी गर्म होगा, और जब ज्यादा पानी गर्म होगा तो वो भाप बनकर के वाष्पीकृत होगा, और भाप बनकर जब वो वाष्पीकृत होगा तभी बादल बनेंगे, और बादल फिर ठंडे होकर के बरसेंगे भैया, गरजेंगे भी और बरसेंगे भी, तभी जाकर के क्या होगा, फिर बारिश होगी। तो इसलिए तापमान हाई होना बहुत जरूरी है। और अधिक आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब जो इंग्लिश में होता है ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब देखो, आर्द्रता का मतलब जो है वो ये होता है जो हमारा वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें भाप का जो कंटेंट है वो कितना है, कितने भाप है, जो वाटर वेपर जिसे हम लोग बोलते हैं वो कितने हैं, जो पानी से गर्म होकर जो भाप गई उसका लेवल कितना है। भाई जब ज्यादा से ज्यादा भाप होगी मतलब क्या हो रहा है भाई, बारिश होगी। क्यों? जैसे यहां पर पानी था, यहां पर समुद्र था, जब यहां पर समुद्र था, यहां से सूरज की रोशनी डायरेक्ट जब इस पे जाकर के गिरती है तो इससे क्या होता है, भाप उठ करके ऊपर जाएगी, और जितनी भाप क्या होगी, आसमान में होगी, हमारे वायुमंडल में होगी, एटमॉस्फेयर में होगी, वो बादल बनाएगी, और जितने ज्यादा बादल वो बनाएगी वही उतनी बारिश होगी। तो आर्द्रता का मतलब ये हो रहा है कि भाई कितने भाप, कितना परसेंट भाप कहां पर है, बादलों में है। ठीक है, कितने बादल बन चुके हैं ये बात बताता है। और हम आम भाषा में जब इसे बोलते हैं तो हम इसे उमस कहते हैं कि उमस सा मौसम हो रहा है। चिपचिपा सा नहीं होता है कि ऐसा चिपचिपा सा लगता है, बहुत बेकार सा लगता है, पर वो बारिश आने का संकेत होता है कि भाई बारिश आ सकती है। तो इन्होंने क्या बोला है, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता हमें होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जब हरित क्रांति की हम लोग चर्चा करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने यह चीज सिखाई है कि असफल कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे नामुमकिन हो। आप किसी भी चीज का क्या है उत्पादन कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। अब जहां पे चावल को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अब भैया पानी कैसे भी पहुंचे, चाहे बारिश का पहुंचे, नदियों का पहुंचे, सागर का पहुंचे, किसी का भी पहुंचे, पानी पहुंचना चाहिए। अब चाहे बारिश से हो रहा है तो भी बढ़िया बात है, और हम सिंचाई इरिगेशन का सिस्टम लगा दे, हम नहर से जोड़ दे, हम बांध बना करके सिंचाई की तरफ पानी को मोड़ दे, तो भी हम कर सकते हैं। तो चावल का उत्पादन हो रहा है, और ये चावल की खेती आप लोगों को दिख रही है। और चावल की खेती में सच में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत पानी चावल की खेती में चाहिए होता है। मतलब जो किसान वो काम करते हैं ना, उनके मतलब घुटनों के नीचे नीचे तक तो पानी रहता है, तो उस पानी में जाकर के उन फसलों के लिए काम करते हैं। तो सच में हमारे जो किसान है वो बहुत मेहनती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लो, क्या क्या बोला है, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी। उत्तर का मतलब ये वाला भाग, ये हमारा पूरा उत्तर का भाग है। उत्तर पूर्वी ये वाला भाग भैया, ये वाला, इसमें बांग्लादेश को छोड़ देना, बांग्लादेश हमारा नहीं है। और तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र का मतलब जहां पे तट है, तट तो यहां से लेकर के गुजरात से लेकर के पूरे पे तट है। उस तटीय क्षेत्र में भी विशेषता क्या बताई है इन्होंने, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा हम लोग पढ़ चुके हैं, जब मर्दा वाला चैप्टर पढ़ाया था संसाधन एवं विकास में, जब मैंने डेल्टा बताया था कि जहां पे नदी जाकर के या तो अरब सागर में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा एक प्रकार का शेप है नदियों का, जब गिरते समय वो बना रही। तो उस डेल्टा की जगह पे क्या मिलेगा आपको, चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आप देखो ये वाले इलाके कौन से, ये वाले एरिया कौन से, जो भी ये एरिया है सबका नाम नीचे आ जाएगा। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय की फसल उगाना संभव हो पाया। तो मैंने कहा ना कि भाई हरित क्रांति ने ये चीज सिखा दी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नहरों के जाल से भाई नहरों का पूरा क्या है सिस्टम बिछा दिया कि भाई सिंचाई तक पानी पहुंचना चाहिए, खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए, नलकूप लगा दिए गए जिससे क्या हो, पानी पहुंचे। तो राजस्थान, पंजाब जहां पे सूखे वाले क्षेत्र है वहां पर भी क्या है, चावल की खेती संभव हो गई। अब इसी के साथ दूसरा है हमारा गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दूसरी सबसे, पहली तो चावल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया उड़ीसा में मैं तो वेट करके रह गया, चपाती आएगी चपाती आएगी, और चपाती नहीं आई क्योंकि चावल वहां तो फेमस है। और भाई भारत में जो दूसरा है वो गेहूं है, पर भाई मेरे लिए तो सबसे पहला जो है वो गेहूं ही है।
ठीक है, चावल मिल लिए बाद में, गेहूं सबसे पहले। तो गेहूं दूसरी खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो देखो, चावल कौन सी फसल थी? खरीफ फसल थी। अब जो गेहूं है वो कौन सी फसल है? रबी फसल है। रबी फसल है। रबी फसल कब उगाई जा रही है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जा रही है, मतलब सर्दी वाले मौसम में उगाई जा रही है। कटाई कब हो रही है? अप्रैल से जून के बीच में हो रही है। गर्मी वाले मौसम में हो रही है, जब गर्मी में हमारी वापस स्कूलें खुलती हैं, अप्रैल मई में नया सत्र चालू होता है, तब घर वाले भी नया नया गेहूं लेकर के आते हैं, ठीक है, और फिर से हमारी छुट्टियां पड़ जाती है, फिर हम दबा करके गेहूं को खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में क्या आता है? गेहूं आता है, वो सर्दियों में बोया जा रहा है। देखो, ये चीज ध्यान रखना, जो चीज आप गर्मी में खा रहे हो ना, वो सर्दी में बोई गई होगी, ठीक है। जो सर्दी में खा रहे हो वो गर्मी में बोई गई होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दिन में बड़े नहीं होते ना, एक दिन में बड़े नहीं होते ना भाई। पहले छोटे थे, फिर और थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए। तो ऐसे ही क्या है, जो चीज ऐसा तो है नहीं कि आज बोया और कल उग गया, लो भैया खा लो, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। तो आप कॉमन सेंस के साथ पढ़ना कि भाई जो चीज सर्दी में उगाई जा रही है वो हमें गर्मी में मिल रही है, और जो गर्मी में उगाई जा रही है वो हमें सर्दी में मिल रही है। तो इस बार जब भी सर्दी में कोई चीज खाओ, समझ लेना गर्मी में उगाई है, और जो भी चीज जब गर्मी में खाओ, समझ लेना सर्दी में उगाई। तो शीत ऋतु, ठंडी हवाओं की इसे जरूरत होती है, और खिली धूप, धूप भी इसे सही से मिलनी चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्यादा नहीं, 50 से 75 सेंटीमीटर लगभग आपको मिलती रहे तो गेहूं का अच्छा उत्पादन हो जाएगा। ये गेहूं की फसल देखने को मिल रही है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो देखो, गंगा सतलज वाला मैदान मतलब ये जो हमारा उत्तरी भाग वाला हिस्सा है वो, और दक्कन का पठार तो हम लोग दक्षिण में पढ़ ही चुके हैं, ये जैसे भारत मान लो, ठीक है। और दक्कन का पठार तो जो यहाँ पर है, ये वाला दक्कन का पठार है, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, वहां पर होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है। अब आ जाते हैं मोटे अनाज या मिलेट्स जिन्हें कहा जाता है। मोटे अनाज, मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। क्या? कोर्स ग्रेन्स, इन्हें मोटा अनाज क्यों कहा जा रहा है? ये मोटे हैं क्या? ज्यादा मोटे हैं? नहीं भैया, मोटे अनाज इसका मतलब ये है कि जो इनका सरफेस होता है वो रफ होता है, ठीक है, स्मूथ नहीं होता कि भाई जब आप इसे लगाओ तो बिल्कुल ऐसा स्मूथ है, स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मोटे अनाज कहा जाता है। जैसे कि दिमाग होता है पर इस्तेमाल नहीं करते लोग, तो हम नहीं कहते हैं मोटे दिमाग का यार, ये तो इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो उसी प्रकार से वो अच्छा है पर सरफेस उसका अच्छा नहीं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ये तीन क्या है ऐसे मोटे अनाज है जो भारत में मुख्य तौर से उगाए जा रहे हैं। तो ये तो आपको क्या दिख रहा है? ज्वार दिख रहा है, ये आपको दिख रही है रागी। रागी दक्षिण में बहुत उगाई जाती है, दक्षिण भारत में, और रागी सच में बहुत पौष्टिक होती है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, बहुत पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं, कैल्शियम, आयरन, बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे शरीर को ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, वो की मात्रा क्या है इसमें बहुत ज्यादा है। किनमें? मोटे अनाज में, ज्वार में, बाजरा में, रागी में। उदाहरण देते, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। हाँ, भूसी क्या है? भूसी को देखो इंग्लिश में रफेज कहते हैं। ये भूसी क्या है? भूसी का मतलब ये है कि देखो जो भी चीज हम लोग खाते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो का पार्ट डाइजेस्ट सही से नहीं हो सकता हो, उसमें हेल्प करती है। तो रेशे वाली जो कुछ सामान होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में अच्छे से हम उसे यूज कर सके, उसके इस्तेमाल हम क्या है? रफेज कह रहे हैं। तो रफेज क्या है भाई? आपके फूड का ऐसा आइटम है जो रेशेदार है, जो फाइबर है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए। तो ये अच्छी चीज है रागी। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। देखो तीसरी है, पहले पे चावल, दूसरे पे गेहूं और तीसरे पे ज्वार है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्रता में आपको बता चुका हूं, ह्यूमिडिटी, आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहां पे ज्यादा उगाई जाती है? जहां पे आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा, उमस ज्यादा है। उमस का मतलब क्या है? भाप का जो
वायुमंडल में होना है, एटमॉस्फेयर में होना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। भाप जब वायुमंडल में गई है तो बादलों में बदलेगी, और बादलों में बदलेगी तो बादल गरजेंगे, और जो गरजेंगे वो बरसेंगे भी, तो बरसेंगे तो फिर बारिश हो जाएगी, और जब बारिश हो जाएगी तो हमें पानी की जरूरत है नहीं, हमें सिंचाई की जरूरत है नहीं, क्योंकि बारिश का पानी ही काफी होगा। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये यहां पर है, ये रहा महाराष्ट्र, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एमपी। ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाले बेल्ट में क्या है, उगाया जा रहा है। इस वाले बेल्ट में क्या है, ज्वार को उगाया जाता है। बाजरा, ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। तो जो काली मिट्टी है, जो बलुआ होती है, जो अच्छी क्वालिटी की होती है, उस पर उगाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि सर इतने नाम हैं, कैसे हम लोग याद करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा कि इनको कैसे याद करना है और किस प्रकार से आपको एग्जाम में से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये देखो, ये जैसे है, ये क्या है, बाजरा है, ठीक है। ये बाजरा है, और सर्दियों में है ना बाजरे की रोटी बनाई जाती है, विशेष करके राजस्थान में बाजरा बहुत फेमस, और बाजरे की रोटी बहुत बनाई जाती है। और सच में जब इसमें घी डाल करके खाया जाता है ना, मतलब आप 2 बाजरे की रोटी खा लोगे ना, वो भी चूल्हे की। चूल्हा समझते होंगे आप, गैस होता है, गैस की बात नहीं कर रहा, चूल्हा जिसपे क्या होता है, लकड़ियों से जला करके उनसे बनाई जाती है। तो बहुत, सच में बहुत टेस्टी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। तो अगर आप कभी राजस्थान आए और राजस्थान में किसी भी ढाबे पर सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी खाते हैं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से राज्य की इन्होंने बात करी है। तो भैया सबसे पहले तो पधारो हमारे देश, मारो राजस्थान। तो राजस्थान की चर्चा करिए। तो मैंने बोला भाई बाजरा राजस्थान का तो फेमस है, तो राजस्थान हो गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। अब देखो बेल्ट समझने की कोशिश करो, ये वाली पूरी बेल्ट इन्होंने क्या है, कवर कर ली है। ये वाली पूरी बेल्ट इन्होंने कवर कर ली है, मतलब ये ऐसा सी सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, फिर वापस सी, मतलब ऐसा शेप बन जाएगा आपके लिए। ये वाला शेप है ना, ये वाला शेप बन जाएगा। जब आप इसको मैप को बहुत ध्यान से करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं रागी पे। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी शुष्क प्रदेशों की, शुष्क मतलब जो सूखे प्रदेश है, वहां की फसल है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक। आ जाओ भैया, फिर से एक बार कर्नाटक को देख लेते हैं। ये रहा कर्नाटक। उसके बाद बोला है इन्होंने हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम बहुत छोटा सा है, और सिक्किम में मैं पहले भी, कल भी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पूरी तरीके से पारंपरिक विधियों से ही क्या है वहां पे कृषि करी जाती है। सिक्किम हो गया। झारखंड, ये रहा झारखंड। अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल भारत का आखिरी कोना पूर्व में अरुणाचल। इन सारी जगह, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सारी जगह पे क्या हो रहा है, उत्पादन किसका हो रहा है, रागी का हो रहा है। ये रागी की फसल आपको दिखाई गई है। अब आ जाते हैं मक्का पे। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। खाद्यान्न और चारा का मतलब क्या है, इसे मतलब खाद्यान्न तो कौन खाएगा, मानव, मानव भी खा सकता है, और चारा किसके लिए है, चारा है जानवरों के लिए। तो ये ऐसी फसल है जो दोनों के लिए इस्तेमाल है, मानव के लिए भी है और जानवर के लिए भी है। मतलब हम भी वही खा रहे हैं जो जानवर खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फसल है मानव और जानवर दोनों के लिए होता है। खाद्यान्न और चारा, चारा क्या होता है, जो जानवरों को डाला जाता है। ये एक खरीफ फसल है जो 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। खरीफ फसल है और तापमान कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा सर्दी भी नहीं। तो ये जब ये मौसम होगा तो खरीफ फसल से क्या होगी, बारिश होगी। खरीफ फसल में तो बारिश होगी, तभी इसका क्या होगा, बोया जाएगा, और फिर बाद में इसकी कटाई करी जाएगी। पुरानी जलोढ़ मृदा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि भाई नदी है, ये नदी है, जो नदी का भाव आ रहा है, जब वो अपने साथ क्या है, मिट्टी, कंकर बहती हुई लाती है, तो वो क्या है, यहाँ निक्षेप होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर वो जैसे नया आएगा ये पीछे हो जाएंगे,
ये पीछे हो जाएंगे, फिर यहाँ नया इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। मैंने आपको बताया भी था, बस है भंगार वाला और बस है बांगड़। ठीक है, तो भंगार वाले को हम पुराना सामान बेचते हैं, ऐसा तो है नहीं कल नया फ्रिज लाया ले जाओ भैया ले जाओ, हमें यूज नहीं करना। तो उसी प्रकार से बंगाल पुरानी मिट्टी की बात होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है, तो रबी के सीजन में भी क्या है, मक्का उगाया जा रहा है बिहार जैसे कुछ राज्यों में। ये जैसे कि मक्का है, इस मक्के को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से खा सकते हैं, सेक कर भी खा सकते हैं। ठीक है, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग तो पंजाब में बहुत फेमस ही है, तो जो पंजाब वाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से खाए, बहुत टेस्टी होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। देखो वापस बात आ जाती है किस पर, आधुनिक प्रौद्योगिकी पे। आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या हुआ है, मक्का का जो उत्पादन है वो भी बढ़ गया है। जो अब आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्या है, उच्च पैदावार देने वाले बीज, तो वो कौन से हैं, HYV सीड्स, HYV सीड्स। उर्वरक मतलब जो खाद हम डालते हैं। ठीक है, खाद मतलब होता है ऐसी चीज जिससे क्या हो, उर्वरता बढ़े, किसकी, मिट्टी की, मतलब मिट्टी और फर्टाइल हो और भी अच्छी हो, उसके लिए खाद डाली जाती है। जो पारंपरिक तरीकों में है उसमें गाय का गोबर डाल दिया जाता था, चाय पत्ती डाल दी जाती थी, किचन का कुछ वेस्ट होता था वो डाल दिया जाता था, जिससे बहुत अच्छा होता था। बट अब क्या है, अब हम लोग मॉडर्न तरीकों पर आ चुके हैं, मॉडर्न टेक्निक्स पर आ चुके हैं। ये कौन से उर्वरक हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जिनमें केमिकल होता है और केमिकल से मिट्टी को अच्छा बनाया जाता है। और सिंचाई, अब आपको इरिगेशन मतलब पानी की भी खूब व्यवस्था चाहिए। ये सब कुछ होगा तभी क्या होगा, मक्के का उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ा भी है। कर्नाटक, एक एक करके आ जाते हैं भैया कर्नाटक पे। ये रहा कर्नाटक, उसके बाद बोला है मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, उसके बाद इन्होंने बोला है उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश दोनों आ गए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बिहार ये रहा, तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना। तो ये क्या है, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो ये तीनों तो क्या है, टच में है, ये तीनों तो टच में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और यहाँ पे कर्नाटक और तेलंगाना, ये दोनों टच में। तो ये 5 राज्य क्या है, मुख्य रूप से उत्पादक राज्य हैं किसके, मक्का के। तो अब है दालें के बारे में। दाल, तो भैया दाल तो फेमस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की दाल है, मूंग की है, अरहर की है, धुली हुई दाल जिसे बोलते हैं, हरी दाल है, बहुत प्रकार की दालें हमारे आती है। और जब कभी आप परचूनी की दुकान पे, परचूनी मतलब जो जनरल स्टोर की दुकान होती है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, जो बेसिक सामान होता है वो खरीदते हैं, तो उस पर आप कभी भी जाओगे ना तो वो इसी प्रकार से क्या कट्टों में अलग अलग प्रकार की दाल भर करके रखता है, और आप बता दो कि भैया 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, और मिक्स करके भी लोग बाग लेते हैं, तो वो मिक्स करके भी दे देता है। तो दाल की भारत में क्या है, बहुत कीमत है, कीमत मतलब वैल्यू बहुत है भारत में, लोग बहुत उसे खाते हैं। और जो लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी है, जो पूर्ण रूप से वेजिटेरियन है, उनके लिए दाल एक रामबाण की तरह काम करती है, बहुत पौष्टिक होती है, बहुत ताकत क्या है दालों में होती है। और दालें क्या है, मिट्टी के लिए भी अच्छी है, अगर उस पर ज्यादा से ज्यादा दालों को उगाया जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देखो क्या बोला, उत्पादक, उत्पादक का मतलब है प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा अगर दाल कोई ग्रो कर रहा है तो कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। उपभोक्ता का मतलब क्या है, कंज्यूमर। अगर खा भी रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम ही खा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उगा भी हम ही रहे हैं और सबसे ज्यादा खा भी हम रहे हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना की मुख्य दलहनी फसलें हैं। ये सारी दालों वाली फसलें। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। तो इन्हें क्या है, शुष्क परिस्थितियों में, जहां पर सूखा होता है वहां पर भी हम उगा सकते हैं। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अरहर को छोड़ देना, अरहर को छोड़ दोगे तो बाकी जितने भी दालों के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी क्या है, नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर के भूमि को प्रदान करती है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। और सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कोई सी गैस है तो नाइट्रोजन ही है। कितनी है, 78%, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये दालें लेती हैं और मिट्टी को प्रदान करती है, और मिट्टी को जब प्रदान करती है तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उसको बहुत यूजफुल होता है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन, रोटेटिंग में बोया जाता है। अब इन्हें क्या है, रोटेटिंग में बोया जाता है, मतलब पहले कोई एक फसल बोली, फिर दाल बो दी, फिर कोई दूसरी फसल बो दी, फिर दाल बो दी, मतलब रोटेट होता रहता है, नंबर आता रहता है, भाई पहले दाल फिर दूसरी फसल, फिर दाल फिर दूसरी फसल, इस प्रकार से बोया जाता है।
भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर मुख्य रूप से दाल का उत्पादन हो रहा है? तो मध्य प्रदेश, ये रहा भैया मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, तो ये दोनों पास पास में आ गए। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नीचे पास में आ गया, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश, तो ये देखो आप बेल्ट बन रहा है, पूरा एरिया है ना, ये एरिया बन रहा है। फिर लास्ट है कर्नाटक, तो मतलब ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये वाला जो पूरा इलाका है ना, इस पूरे वाले इलाके में क्या है, दालों का उत्पादन हो रहा है। अब देखो खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जो अभी हमने पढ़ा है, ये मुख्य हमारी क्या है, खाद्य फसलें हैं, मुख्य खाद्यान्न है हमारे, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है भैया। दाल होना जरूरी है, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब हम लोग खाते हैं, चपाती के रूप में है, और चपाती के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्य है, मतलब डेली हमारे फूड के लिए हमें वो चीजें चाहिए। पर जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो डेली है, वो भी खाद्य फसल है, ये भी हमारी क्या है, खाद्य फसल है, हमारे खाने पीने के ही सामान है। पर मुख्य खाद्यान्नों के अलावा मुख्य जो फूड है हमारा, उसके अलावा भी क्या है, कुछ फसलें हैं, उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि सबसे पहले गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। वैसे ये बात मैंने संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में भी समझाई थी, और आज वापस एक बार समझ लो। देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर क्या है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो कि साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिकों ने खींची है। काल्पनिक रेखाएं, वो सच में पृथ्वी पर ऐसी रेखा है कोई भी नहीं। तो एक रेखा सबसे पहले बीच में से खींची गई, जिसे कहा जाता है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री की रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक भाग है उत्तरी भाग और एक भाग है दक्षिणी भाग, ठीक है। ये जो 0 डिग्री वाली है, इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब है, भू मतलब भूमि, मध्य, उसके मध्य में से जा रही है रेखा, मतलब क्या है, दोनों को डिवाइड कर देगी, बराबर इक्वल भागों में इसको बांट देगी, तो ये भूमध्य रेखा है। उसके बाद क्या होता है, एक 23.5 डिग्री पे जाती है, 23.5 डिग्री की रेखा। 23.5 डिग्री की देखो सभी पे रेखा, 1-1 डिग्री का सारी रेखाएं जाती जाएंगी, तो हर 1-1 डिग्री पे रेखा है। पर 23.5 वाली जो डिग्री की रेखा है, और यहां पे भी 23.5, तो ये जो 23.5 है, ये कहां पर है, नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, और इसे 23.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, क्योंकि ये साउथ वाले भाग में। 0 डिग्री ने दोनों को बराबर में बांट दिया ना, ऊपर वाला उत्तरी भाग और नीचे वाला दक्षिणी भाग, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी भाग का है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग का है। अब जो उत्तरी भाग वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये वाली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब एक और बात आप समझ लो, यहां पर फिर जाएगी 66.5 डिग्री पे, 66.5 नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। तो अब क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, सूरज है, इस रिमोट को आप सूरज मान करके चलेगा। ये जो सूरज है ना, तो इस सूरज की जो किरणें हैं, वो सीधी जो जाएंगी, जब डायरेक्ट जाएंगी, तो वो जैसे यहाँ पर सूरज है, ये मेरा जो रिमोट है, ये सूरज है, इसकी जो किरणें जा रही है, वो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पड़ रही है, इस वाले क्षेत्र पर है ना। ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक वाला जो क्षेत्र है, इस पे क्या है, सीधी सूरज की किरणें पड़ रही। जहां पे सीधी सूरज की किरणें पड़ रही है, मतलब गर्मी होगी वहां पे। जहां पे सीधी सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां पे क्या होगी, गर्मी होगी। फिर धीरे धीरे क्या है, ये स्लाइड होना शुरू कर देती है। स्लाइड का मतलब झुकना शुरू कर देती है, ऐसे झुकते झुकते बिल्कुल ऐसे, फिर पृथ्वी को क्रॉस कर करके निकल जाती है, ऐसे पृथ्वी को करके सूरज की रोशनी ऐसे जाती है। तो ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग पे मतलब सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है। कौन से वाले भाग पे, भूमध्य रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वाले। जो स्थिति यहां पे है ना, इस वाले भाग में, उत्तर वाले में, वही दक्षिण वाले में रहेगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो ये वाला भाग है ना, इसी को हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और जब ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, वो क्या दर्शा रहा है कि आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब बादल बन रहे हैं, और बादल बन रहे मतलब बारिश होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना जरूरी है। अब 23.5 डिग्री वाले की बात खत्म करो, 66.5 पे आ जाओ। तो 66.5 वाला क्या है, इसको क्या बोला, उपोष्ण, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण, मतलब यहां पे ठंडा मौसम है,
यहाँ पे जो है वो ठंडा मौसम है, ये वाला भी शीतोष्ण एरिया है, ये वाला भी शीतोष्ण एरिया है, तो ये वाला ठंडा है। और फिर यहां से इसके ऊपर वाले से क्या हो जाता है, जो है बिल्कुल बर्फ जमना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, जोन खत्म हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग 6th क्लास में पढ़ते हैं, तो जो कि अभी तक हमारे काम आ रहा है। और अगर आप 11th-12th में भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे क्या होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि भारत की लोकेशन क्या है। भारत की लोकेशन ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री। यहां से कर्क रेखा निकल रही है, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा निकल रही है। दो बातें ध्यान रखना, भारत पहला तो जो है भारत पूर्ण रूप से उत्तरी भाग में, भारत उत्तरी भाग में, ये 9th क्लास के पहले चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, उत्तरी भाग में भारत है। तो जो उत्तरी भाग है भारत का, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री तक का ही ऊपर है। अब उसमें हम लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार भी जोड़ लेंगे तो 6 डिग्री तक का मान लो, 6 डिग्री से ऊपर क्या है, पूरा भारत है। तो मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर ही है, भूमध्य रेखा को टच नहीं करा इसने, बहुत ध्यान रखना, भूमध्य रेखा को टच नहीं करा है। ये किसके, इसके ऊपर है। यहां से जाकर के ऐसे भारत का नक्शा बन रहा है। और ये जो कर्क रेखा जा रही है ना भैया, कर्क रेखा जो जा रही है, ये कर्क रेखा क्या कर रही है, भारत को बराबर 2 भागों में बांट रही है। जैसे भूमध्य रेखा ने पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, ये कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला। तो भारत की स्थिति यहां पे देखो, भारत की स्थिति यहां पर है। मतलब अब क्या हो रहा है कि भारत के जब कर्क रेखा बीच में से निकल रही है, तो ये जो नीचे वाले दक्षिणी भाग वाला है, यहां पर तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और जो ऊपरी वाला भाग है वो शीतोष्ण में आ गया है, वहां पे ठंड पड़ेगी। तो हिमालय पे है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वे ठंडाई तो है, वो ठंडाई तो है। लोकेशन समझो भारत की, लोकेशन हमें समझने की जरूरत है भारत की। ये भारत की लोकेशन है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाले क्षेत्र में हो सकता है गन्ने की फसल ज्यादा हो। ये फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जल होती है, उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। उष्ण मतलब बता दिया आपको, गर्मी वाला जो क्षेत्र है, और आर्द्र, भैया आर्द्र जलवायु मतलब जहां पर उमस होगी, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी, बादल होगी, मतलब जहां पे तापमान ज्यादा है वहां पे बारिश की आशंका बनेगी ही बनेगी। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब अभी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, मतलब बारिश वाला क्षेत्र है वहां तो होगी, पर जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है वहां पर भी फसलें उग सकती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो बुआई से लेकर जब हम बोते हैं उस समय से लेकर के कटाई के समय तक क्या होती है, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम, मतलब फिजिकल वर्क की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फिजिकल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत मेहनत का काम क्या है, लगता है किसमें, गन्ने में लगता है। और हम फिर गर्मियों में बढ़िया बढ़िया गन्ने का जूस पीते हैं, मजा आ जाता है, मतलब एक गिलास पीते ही है ना ठंडे हो जाते हैं। जब हमें गर्मी में दिख जाता है, ऐसे पसीना गिरता हुआ आता है, दिख जाता है गन्ने की दुकान है, बस रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, अरे भैया बना दे जल्दी से, 20 वाला 30 वाला गिलास बनाओ, जल्दी से मैं पी लूं। तो गन्ने का बहुत स्वाद आता है, पर उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लोगों की होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहां पर चाइना नहीं है, ब्राजील है। यह चीजें ना, यही चीजें आपको क्या है, एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। एग्जामिनर चाहेगा कि आप कंफ्यूज हो, वो क्या डालेगा कि ये बताओ कि भाई गन्ने में है ना, भारत से पहले सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है। अब आप सोचोगे यार सारी जगह चाइना चाइना चाइना, ऑप्शन में दे देगा चाइना, ब्राजील देगा ही नहीं ऑप्शन में, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सोचोगे यार चाइना ही था सारी जगह, चाइना, ये चाइना को टिक करके आ जाओगे, पर उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि सही आंसर तो ब्राजील है। तो आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। तो भैया चीनी गुड़ हम सब देखते हैं कि चीनी गुड़ बनाने के यूज होता है। खांडसारी जो बिल्कुल जो पतली शक्कर होती है ना, बुरा शक्कर जिसे बोला जाता है, उसके लिए होता है। शीरा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज नामों से बोला जाता है। तो शक्कर इन्हीं के टाइप क्या है। तो ये जैसे आपको गन्ने का दिख रहा है, बढ़िया गन्ने हैं। अब इससे क्या है, जूस वाले अंकल हमारे लिए जूस बनाएंगे। उत्तर प्रदेश, अब आ जाओ भैया, जो जो स्टेट इन्होंने बताया उनको टिक कर देते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की एक विशेषता आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश घुसा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र, ठीक है भैया महाराष्ट्र।
उसके बाद इन्होंने बोला है कर्नाटक, कर्नाटक ये रहा। उसके बाद बोला है आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी क्या है, तटीय क्षेत्र पे है। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना ये अंदर आ गया। फिर आ जाते हैं बिहार पे, ये रहा बिहार पे। फिर पंजाब, पंजाब। उसके बाद हरियाणा, ये रहा हरियाणा। गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखो एक तो बेल्ट ये वाली बन गई, एक तो जो बेल्ट है वो ये वाली बन गई, और एक जो बेल्ट है वो ये वाली बन गई। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगेंगे। तो देखो यहां से क्या है, यहां से कर्क रेखा निकल रही है, लगभग लगभग यहां से कर्क रेखा निकल रही है। तो ये ऊपरी वाला भाग, ये वाले जो भाग है ना, इनमें क्या है, किससे काम हो रहा होगा, सिंचाई से काम चल रहा होगा। यहाँ पे बारिश वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे भी नहीं कि नहीं होती है, होती है। पर ये वाले जो क्षेत्र है ना, ये किस में आ रहे हैं, भूमध्य रेखा से उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस वाले जब क्षेत्र में आ रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बारिश ज्यादा होगी ही होगी। अब आ जाते हैं तिलहन पर। तिलहन क्या होता है, तिलहन का मतलब है ऑयल सीड्स। हम जितने भी ऑयल यूज करते हैं उनके सीड्स, उनके बीजों की बात करी जाती है। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देखो हर जगह चीन का नाम प्रथम पे आ रहा है, सिर्फ एक गन्ने में ही ब्राजील का नाम पहले आया है। सन 2015 में तोरिया के उत्पादक में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तोरिया क्या होती है, तोरिया सब्जी बनाने की यूज आती है, हरी हरी आती है, ठीक है, जैसा कि खीरा आता है ना, खीरा टाइप की होती है और उसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो कनाडा और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मतलब जितना भी क्षेत्र भारत में बोया जा रहा है, किसान मेहनत कर रहा है, उसमें 12% फसलें किसकी है, तिलहन की है, ऑयल सीड्स की है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें। ये सभी ऐसी फसलें हैं जिनका क्या है, ऑयल बनाया जाता है, ऑयल बनता है, ऑयल सीड है ये, ठीक है। तेल बनाने वाले क्या है, बीज हैं ये। तो हमने मूंगफली का तेल भी देखते हैं, सरसों का तेल भी है, नारियल का तेल भी है, तिल भी है, सोयाबीन भी है, अरंडी, सभी प्रकार के तेल होते हैं। ये जो आपको फसल दिखाई गई है सरसों की फसल है, और सरसों की तो साग सब्जी भी जो है फेमस है, कहां पे, पंजाब में। इनमें से अधिकतर खाद है और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। खाद मतलब खाने योग्य है और खाना बनाने में हम इस्तेमाल भी करते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और ऊब-बटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई खा तो रही है, खाने का तो काम कर ही रहे हैं, पर चमकाने का भी काम कर रहे हैं। मतलब साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान, ठीक है भाई, जो आप कॉस्मेटिक सामान यूज करते हैं लोग, ठीक है, ऐसी क्रीम खरीद ली, वो ऐसा हो जाता है, तो वो वाली क्रीम है, उनमें भी बहुत यूज हो रहा है। ऊ-बटन उद्योग क्या है, ऊ-बटन मतलब है ऑइंटमेंट। जैसे हम लोग दवाई लगाते हैं, मलहम आता है ना, तो मलहम वाली जगह, मलहम वालों में भी क्या इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये है मूंगफली, बहुत खाते हैं, सर्दियों में खाया करो, बहुत अच्छी रहती है। और मूंगफली अगर आप गुड़ के साथ खाते हो ना, और भी बढ़िया रहती है, और तो उससे क्या होता है, थकान नहीं होती है, बहुत अच्छा रहता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। तो देखो मूंगफली किसकी है, खरीफ की फसल है। और क्या बोल रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका आधा इसी से उत्पादन हो रहा है। मतलब टोटल 12% में से 6% तो सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का ही उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। मूंगफली इतनी फेमस है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तो देखो ये वाली जो चीज है ना, ये अलसी है और सरसों तो आपको मैंने दिखाई दी है, ये दोनों रबी की फसलें। तो जो तिलहन की फसलें हैं वो अलग अलग समय में उगाई जा रही है। जैसे कि मूंगफली को कब उगाया, खरीफ फसल है वो, और अलसी और सरसों क्या है, रबी की फसलें। तो ये क्या है, अलसी है, इसका बहुत यूज होता है और बहुत महंगी भी आती है, ये काफी इसका यूज लोग करते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। तो तिल उत्तरी भारत में कब उगाया जा रहा है, मतलब कर्क रेखा से जो ऊपर वाला भाग है उसमें कब उगाते हैं हम लोग, खरीफ की फसल है, और दक्षिणी भारत में रबी की। ये तिल है। और जब 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, ठीक है, जब मकर संक्रांति आती है उस समय पर क्या है, उत्तरी भारत में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो तिल इस प्रकार से उगाया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती है। अरंडी क्या है, खरीफ और रबी दोनों में बोई जाएगी। ये अरंडी है, अरंडी का तेल भी आता है, और अरंडी का तेल भी क्या है, बहुत यूजफुल होता है। तो ये अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग ऑयल सीड्स हैं जिनसे ऑयल हमें प्राप्त होता है।
अब एक बार मैं आपको यह बता देता हूं कि किस प्रकार से हम लोगों को क्या है इसको पूरा को पढ़ना है। तो पढ़ने की आपको ट्रिक जो है वो ये ध्यान रखना, आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक टेबल बनानी है और उस टेबल में क्या करना है कि जैसे आपने एक तरफ तो लिख ली फसलें, एक तरफ फसलें लिख ली चावल गेहूं ये, उसके बाद यहां पर आपने हेडिंग डाली फसलें, तो फसलें आपने यहां पे लिख ली। उसके बाद आपको फसलों में क्या क्या नजर आ रहा है भैया, एक तो उन्होंने बोला है इतना तापमान होना चाहिए, तो एक ब्लॉक आप तापमान का बना दो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इन इन स्थानों पे उगाई जाती है, इस स्थान का बना दो। उसके बाद एक ब्लॉक बना दो आप उत्पादक का, कि भाई सबसे ज्यादा जो उत्पादक है वो कौन है, जो सबसे ज्यादा उत्पादक है वो कौन है, कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कर रहा है। आपको जो जो ब्लॉक दिखे ना वो ब्लॉक आप बनाते जाओ। हाँ, फसल कौन सी है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, वो लिख दो कि हाँ भैया रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल। ऐसे करके एक आप पूरी टेबल बना लेना और इस टेबल को भी रोज सुबह शाम आप रिवाइज करना, तभी जाकर के क्या है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अवश्य वाले सवाल होते हैं, तभी आप उसमें अच्छे से मार्क्स लेकर के आओगे। तो ओके, आज का लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर जाए तो मास्क लगा करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।